नोबेल प्राइज़ ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मतलब इससे बड़ा कोई प्राइज़ पूरी दुनिया में नहीं है जो कि दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल प्राइज़ जिस व्यक्ति के सम्मान में दिया जाता है उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। ये अल्फ्रेड नोबेल हैं और ये स्वीडन के निवासी हैं और इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। जो ये सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं उन्होंने डायनामाइट की खोज किया था और इसके बाद इन्होंने बहुत पैसे कमाए थे और उसी पैसे का जो ब्याज है आज जो है बोल सकते हैं कि प्राइज़ के रूप में दिया जाता है। उसी पैसे से आया हुआ जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसी पैसे से आज दिया जाता है और वो पैसा जितना इनने कमाई था आज भी पूरा का पूरा पैसा पड़ा हुआ है। तो इनकी क्या हिस्ट्री है। इनको एक समय में मौत का सौदागर कहा जाता था, लेकिन आज इनके नाम पे दुनिया में सबसे बड़ा जो है प्राइज़ दिया जाता है और वो भी इनके मृत्यु वाले दिन, इनके पुण्यतिथि वाले दिन दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा इतिहास और इनके लाइफ के बारे में भी छोटा सा हमें देखना पड़ेगा। नोबेल प्राइज़ जनरली अभी जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 सेक्टर्स में, लेकिन शुरुआत में 5 दिया जाता था। वो 5 कौन कौन से दिए जाते थे? एक फिजिक्स में, अगला है मेडिकल साइंस में, फिर लिटरेचर यानी कि साहित्य में, फिर पीस के लिए यानी कि शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, केमिस्ट्री के लिए यानी कि रसायन के लिए। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स का है ये शुरुआत में नहीं था। इसकी घोषणा की गई 1968 में कि दिया जाएगा अगले साल से, और 1969 से देना शुरू कर दिया गया। तो ये एक सवाल यहाँ पे बनता है इम्पोर्टेंट कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत कब की गई? 1969 में। लेकिन सवाल अगर ये मिले कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो घोषणा 1968 में की गई थी और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जो सारे प्राइज़ हैं एक ही जगह पे नहीं दिए जाते। ये जो शांति का पीस प्राइज़ है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। अगर हम इसे देखें, ओस्लो जो नॉर्वे में है, नॉर्वे की राजधानी है, तो इसे देखते हैं एक बार हम। और यहाँ पे आपको देश मिलेगा नॉर्वे, जो कि यूरोप में सबसे ऊपर देश है। यहाँ पे अगर आप देखें इस तरह से यूरोप का बिल्कुल मैप है। थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ मैं। यहाँ पे ये आपको यूरोप दिखाई देगा और यूरोप में आप देखते हैं तो यहाँ पे ही देश है स्वीडन, जहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, और ये है नॉर्वे जहाँ पे शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और स्वीडन की जो राजधानी है वह है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम है और स्टॉकहोम में ही बाकी सब प्राइजेस दिए जाते हैं। और एक जो प्राइज़ है शांति वाला वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्राइज़ को जानने से पहले हमें अल्फ्रेड नोबेल के जीवन के बारे में बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है, तब भी हम इस प्राइज़ के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके एक बेसिक व्यू मैं आपको दिखाता हूँ इनके लाइफ के बारे में। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी है वहाँ पे हुआ था। इनके पिता और माता का नाम यहाँ पे है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये रसायन शास्त्र और भौतिकी में काफ़ी ज़्यादा इनको नॉलेज था और इसी वजह से इन्होंने प्रसिद्ध खोज इनकी क्या है? डायनामाइट की खोज है। और ये इन्होंने किया था 1867 में। कब किया था? 1867 में किया था, 1867 ईस्वी में किया था इसे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी इटली में, दिल का दौरा पड़ने से 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये हुआ था 10 दिसंबर को दिन। कब हुआ था? 10 दिसंबर को। इसीलिए हर साल जो है 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु के दिन ही ये प्राइज़ दिया जाता है। ये काफ़ी अलग है, ज़्यादातर के जन्मदिन पे दिया जाता है पर इनके मृत्यु के दिन दिया जाता है। ऐसा क्यों दिया जाता है, क्या रीज़न है, उसको देखते हैं एक बार हम। अब बेसिक चीज़ है इनके लाइफ के बारे में। इनका जन्म स्वीडन में हुआ 1833 में, ये हमने देख लिया था। जब वो 9 साल के थे तो वो रसिया चले गए थे अपने पिताजी के साथ, और उस समय क्रोमिया युद्ध चल रहा था और वहाँ पे उनके पिता का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा था। तो इनके लिए स्पेशल टीचर रखा गया था। काफ़ी अच्छे से इन्होंने पढ़ाई किया और डायनामाइट की खोज कर रहे थे ये। मतलब कुछ ऐसा बनाना चाहते थे। जैसे पहले क्या था ना कि जो भी विस्फोटक पदार्थ थे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत इशू होता था, बहुत दिक्कत होता था, रास्ते में फट जाता था, कोई दिक्कत हो जाता था, लिक्विड फॉर्म में होता था। तो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे कि उस किसी भी विस्फोटक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को बनाते बनाते इनको कामयाबी काफ़ी लेट मिली। इसके चक्कर में इनके भाई की भी मृत्यु हो गई थी उसी चीज़ को बनाने के चक्कर में। और उनके भाई की मृत्यु के बाद में, हालांकि बाद में इन्होंने बना लिया इसे, 1867 में इनको सफलता मिल गई। डायनामाइट की खोज कर दिया इन्होंने उस समय और इससे उन्होंने बहुत पैसे कमाए, बहुत सारे पैसे कमाए इन्होंने। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 355 से ज़्यादा आविष्कार किए। लेकिन
सबसे ज़्यादा नाम उनको डायनामाइट की खोज करने से प्राप्त हुआ। और डायनामाइट की खोज किसने किया है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अल्फ्रेड नोबल ने अपनी लाइफ में कभी शादी नहीं की। इनकी लाइफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर में शायद अगर मैं कोई वीडियो बनाया तो मैं जरूर लाऊंगा इनकी बायोग्राफी को लेकर। नेक्स्ट है कि इनका 10 दिसंबर 1896 को इटली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अब देखते हैं आगे। एक बार क्या हुआ, 1888 की बात है, 1888 का 1888 का। इन्होंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और न्यूज़पेपर में इन्होंने पढ़ा कि मौत के सौदागर की मौत। मैं एक बार दिखाता हूँ नोट्स पे आपको। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या पढ़ा उन्होंने, द मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि मौत के सौदागर की मौत। और ये खबर खुद अल्फ्रेड नोबेल के बारे में थी। न्यूज़पेपर वालों ने हालांकि गलती से छाप दिया था, किसी और की मौत हुई थी लेकिन उनकी फैक्ट्री में किसी को, लेकिन उनको लगा कि इन्हीं की मौत हो गई है। ये 1888 की बात है। उनको लगा कि यार जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में दुनिया ऐसे याद करेगी, ऐसी चीज़ें कहेगी, जबकि मैंने पूरी लाइफ में सब कुछ मैंने अपना झोंक दिया मानवता के कल्याण के लिए। लेकिन जब इन्होंने डायनामाइट की खोज किया था ना, उससे बहुत ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु होने लगी थी, क्योंकि एक विस्फोटक कर देने से कई सारे जवानों की जान चली जा रही थी। लेकिन उससे फ़ायदा भी था काफ़ी सारा चीज़ों को लेकर, जैसे कि डेवलपमेंट का काम करना है, किसी पहाड़ से या फिर किसी इलाके से कोई रोड निकालना था तो उससे विस्फोट करके जल्दी उस चीज़ को तोड़ा जा रहा था। मतलब उस कामों में काफ़ी आसानी भी हो गई थी, राइट। उस विस्फोटक से उसका यूज़ कई सारी अच्छी चीज़, मतलब कोई रास्ता बनाना है या कुछ ऐसे करना है, या फिर कहीं पे डैम है और डैम को बनाना है, बड़े पत्थरों को तोड़ना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था डायनामाइट का। लेकिन इसका नुकसान भी था। हर पार्ट के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, हर चीज़ क्या होता है, इसका भी यही था। फिर क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा, 94% हिस्सा जो है दान कर दिया और बोला कि एक कमेटी बनेगी और पूरी दुनिया में जो लोग मानवता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनको दान किया जाएगा। उस संपत्ति को उन्होंने क्या किया, एक जगह जमा कर दिया और बोला कि इस सारे संपत्ति से क्या होगा, जो लोग मानवता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्राइज़ दिया जाएगा, एक कमेटी होगी वो चीज़ें करेगी मेरे मरने के बाद में। और यही सब चीज़ उन्होंने कर दिया अपने पूरे पैसा, बहुत पैसा कमाया था उन्होंने इसको डायनामाइट को आविष्कार करने के बाद में। पूरी दुनिया में उनको हाथों हाथ लिया गया था इस खोज को, ठीक है। अब 6% हिस्सा उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए छोड़ दिया। एक बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। 1994 में, 1894 में, 1894 में अल्फ्रेड नोबेल ने एक कंपनी बनाया था, इसको बोलते हैं बोफोर्स कंपनी। ये स्वीडन की कंपनी है, आज भी ये कंपनी है। इस कंपनी से भारत ने तोप खरीदा था और वही तोप 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो वहाँ पे बहुत काम किया और इसी तोप से जीतने में भारत को काफ़ी मदद मिली थी, जो बोफोर्स कंपनी है। तो ये भी अल्फ्रेड नोबेल ने इस कंपनी को खरीद लिया था, ठीक है। और ये उनकी कंपनी हो गई थी। अभी भी ये कंपनी हालांकि है, एग्जिस्ट करती है। कहाँ पे, स्वीडन में। खैर, तो यहाँ पे मानवता के लिए उन्होंने कर दिया। अब इनकी मृत्यु तो 1895 में हो गई, लेकिन नोबेल प्राइज़ देने की जो शुरुआत हुई 1901 ईस्वी में हुई। ऐसा क्यों हुआ ये देखते हैं। इसमें हुआ ये कि जो उनके रिश्तेदार लोग थे उन्होंने कहा कि क्यों हमें मात्र 6% हिस्सा क्यों मिलेगा, इनकी सारी संपत्ति तो हमारी हुई। उन्होंने पूरी कोशिश की, वहाँ पे जो कोर्ट है वहाँ पे ये केसेस चल रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी और ये आगे होता रहा, चलता रहा, होता रहा। और फिर जाके जब सुनवाई हुई 1900 ईस्वी के आसपास में, तब जाके ये फेवर में गया कि नहीं, उन्होंने जो वसीयत बनाया है उसी वसीयत के हिसाब से ही ये रखा जाएगा और इनके रिश्तेदारों को मात्र 6% संपत्ति मिलेगी और बाकी की संपत्ति जो है एक समिति बना के उन्हें दे दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें कर दिया गया और फिर नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हो गई 1901 ईस्वी में। तो ये सब तो आपने देख लिया था कि 1901 में इसकी स्थापना हुई, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। डायनामाइट की खोज इन्होंने 1867 में किया था और कौन कौन से 6 क्षेत्रों में दिया था अभी आपने देख लिया। इकोनॉमिक्स वाला भी मैंने बता दिया कि घोषणा किया गया था 1968 में और 1969 से देना शुरू किया गया था। और हर साल ये 10 दिसंबर को दिया जाता है स्टॉकहोम में। लेकिन शांति वाला नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, राइट। और ये उनके पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है। और इसके सिवाय ये पार्ट भी हमने देख लिया। अगला पार्ट क्या है कि देखिए, जब शुरुआत में जब नोबेल प्राइज़ दिया जाता था ना, तो जिंदा व्यक्ति को भी दिया जाता था और कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम किया है तो उसको मरणोपरांत भी दिया जाता था। लेकिन 1974 में एक बदलाव किया गया, बोला गया कि मरणोपरांत मतलब आफ्टर दैट किसी को भी ये प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। लेकिन तब तक 2 लोगों को ये प्राइज़ दिया जा चुका था। एक थे एरी एक्सेल, इनको 1931 में दिया गया था, और दूसरे थे डैग हैमर और इनको 1961 में दिया जा चुका था। ये 2 लोगों को प्राइज़ दिया जा चुका था। ये जो नोबेल प्राइज़ है ना, मान लीजिए कि एक प्राइज़ है नोबेल का
और ये शांति का नोबेल प्राइज़ है, पीस का। तो ये या तो किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 व्यक्ति में बांटा जा सकता है इसी प्राइज़ को 3 व्यक्ति के रूप में बांटा जा सकता है। लेकिन पैसा तो इसका फिक्स है, मतलब हर साल पैसा बढ़ के मिलता है। कभी होता है कि $10 लाख, कभी 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। तो लास्ट बार जब मिला था तो $14 लाख मिला था एक व्यक्ति को, हर प्राइज़ के लिए। तो 3 लोगों में आने के प्राइज़ को बांट दिया गया, एक ही प्राइज़ को। तो 3 लोगों में से किसको कितना पैसा मिलेगा, ये नोबेल कमेटी डिसाइड करती है। कौन करती है? नोबेल कमेटी। और ये प्राइज़ देता कौन है? नोबेल कमेटी देती तो है, लेकिन स्वीडन के राजा देते हैं, उनके हाथों से दिलवाया जाता है। स्वीडन के जो राजा है उनके द्वारा दिलाया जाता है, ठीक है, जो भी राजा होते हैं। तो यहाँ पे एक ही प्राइज़ को या तो एक व्यक्ति को दिया जाएगा या फिर ये 3 व्यक्ति में मैक्सिमम बांटा जा सकता है, 3 से चौथा नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, इनका नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, पहला व्यक्ति है इसमें मैडम क्यूरी। इनको 1903 में मिला था फिजिक्स के लिए, इनके पति के साथ में, पति भी थे इनके साथ में। और 1911 में मिला था केमिस्ट्री में, इनको इंडिविजुअल मिला था। फिर आते हैं जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को मिला था 1956 में फिजिक्स के लिए, और 1972 में भी फिजिक्स के लिए ही मिला था। फिर आते हैं फ्रेडरिक सैगर, और इनको केमिस्ट्री के लिए मिला 1958 में, और 1980 में भी केमिस्ट्री के लिए ही इनको मिला। फिर इसके बाद बारी आती है एल पॉलिंग की, और इनको सबसे अलग मिला है। 1954 में तो केमिस्ट्री के लिए मिला, लेकिन 1962 में पीस यानी कि शांति के लिए मिला। और शांति वाला प्राइज़ कहाँ मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है। अब एक संस्था है जिसका नाम है रेड क्रॉस, और इसने वर्ल्ड वार के दौरान काफ़ी काम किया था, हालांकि ये संस्था अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में है। और जो एक हेनरी नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी रेड क्रॉस की। तो इसको 3 बार शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है। एक 1917 में मिला है, दूसरा 1944 में मिला है। 1917 में आपको पता है ना, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चला था। वर्ल्ड वार 2 चला था इस समय 1944 के आसपास, उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। फिर 1963 में भी दिया गया, ठीक है। तो ये 3 बार जो है शांति का नोबेल प्राइज़ रेड क्रॉस संस्था को दिया जा चुका है। और भी संस्थाओं को दिया गया है जो यूएनओ की बॉडी है, जैसे कि ब्लू हेलमेट, जो यूएनओ की एक पुलिस है होती है, उसको भी मिला है। तो जब हम यूएनओ को देखेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तब उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इसके बारे में हमें ये जानना था, आगे देखते हैं। आगे है क्यूरी फैमिली को सबसे ज़्यादा पुरस्कार मिला है। जो मैडम क्यूरी थी ना, तो क्यूरी परिवार को सर्वाधिक मिला, इसलिए उनको नोबेल फैमिली भी बोलते हैं, मैडम क्यूरी की फैमिली को। देखिए कैसे, 1903 वाला उनके पति को, जिनका नाम था पियरे क्यूरी, और मैडम क्यूरी, इन दोनों को मिला था। फिर 1935 में क्या हुआ कि इनकी बेटी, जिनका नाम है आईजे क्यूरी, जो मैडम क्यूरी की बेटी थी, और इनके जो दामाद थे उनका नाम था फ्रेडरिक क्यूरी, इन दोनों को मिला 1935 में। तो इन लोगों को नोबेल प्राइज़ इस समय मिला था एक साथ में ही, ठीक है। तो ये पूरा इनके फैमिली में 4 लोगों को मिल गया, इसलिए इनकी फैमिली को क्या बोलते हैं? क्यूरी को, क्यूरी जो मैडम क्यूरी है ना, उनकी फैमिली को बोलते हैं नोबेल फैमिली। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अब है कि सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कौन था और सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन था जिसको ये प्राइज़ मिला है। तो सबसे ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे, इनको 2019 में मिला था, और ये अमेरिका का थे, केमिस्ट्री के फील्ड में इनको मिला था। इनका नाम था गुडिनफ, और ये 97 ईयर्स के थे। कितने? 97 ईयर्स के, और ये अमेरिका का थे, और इनको 2019 में मिला केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़। तो सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति कौन है? ये। सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? इनका नाम है मलाला यूसुफजई। ये मलाला यूसुफजई जो है, ये पाकिस्तान की है। ये 17 साल की उम्र में इनको मिल गया था 2014 में, लेकिन अकेले नहीं मिला था, इनके साथ में एक और व्यक्ति थे भारत के, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, या फिर कैलाश शर्मा बोल सकते हैं, मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ। जो बाल श्रम होता है ना, उसको रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था, इसलिए इनको और मलाला यूसुफजई दोनों को मिलाकर एक साथ में शांति का नोबेल प्राइज़ दोनों को मिला था, ठीक है। आगे देखते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे लाया हूँ स्क्रीन पे। देखिए, भौतिकी के लिए कौन देता है? रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट द्वारा। रसायन का कौन देता है? इसे आप देख लीजिए। चिकित्सा के लिए कौन देता है? ये भी देख लीजिए। साहित्य में कौन देता है? ये भी देखिए। और साथ ही साथ जो पीस शांति का है, ये भी देखिए। और जो आर्थिक विज्ञान है, जिसको इकोनॉमिक साइंस बोलते हैं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये सब दिए जाती है, ठीक है, साइंसेज द्वारा। तो ये सब आप देखना, ये नाम ही कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ के लिए कौन सी कमेटी है, कौन देता है, ठीक है। तो इसको क्या है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कौन सेक्टर में कौन एग्ज़ाम, मतलब कौन जो है प्राइज़ के लिए चुनता है किसी व्यक्ति को। आगे देखते हैं। अब कुछ इंडियन है, इनको ये प्राइज़ मिला हुआ है नोबेल का, तो इसके बारे में क्वेश्चन बार बार आता है कि किस किस भारतीय को मिला है। तो पहले इंडियन थे, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट।
और इनको मिला था 1913 में। इनको मिला था 1913 में, और लिटरेचर के लिए मिला था। लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो ये पुरस्कार है, ये पहले व्यक्ति थे एशिया में जिनको ये पुरस्कार मिला था, राइट। साथ ही साथ पहले भारतीय भी थे, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कोई यूरोप के बाहर थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था, वरना उससे पहले सिर्फ यूरोपियंस को ये मिल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि 1913 में तो ये पुरस्कार इनको मिल गया लिटरेचर के सेक्टर में। उनके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लीजिए कि इनकी सबसे प्रमुख जो रचना थी उसका नाम था गीतांजलि, और इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा ही है, जन गण मन। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है जिसका नाम है अमर बंगाल सोनरा, कुछ इस तरह से नाम है ना, अमर सोनार बांग्ला, इस तरह से है, अमर सोनार बांग्ला, इस तरह से। तो इन्होंने भी इस दोनों देशों की राष्ट्रगान भी लिखा है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी लिटरेचर इन्होंने किया है। साथ ही साथ एक और बात कि इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किया था। किसकी? शांति निकेतन की। ठीक है, 1 मिनट। तो ऊपर जो गर्ल्स एजुकेशन है उसके लिए बहुत काम किया है शांति निकेतन ने। ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करता है शांति निकेतन। और इनका तो प्राइज़ चोरी भी हो गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, इनका प्राइज़ चोरी हो गया था इनके घर से, अब इनके परिवार वालों के पास से। इनका प्राइज़ चोरी हो गया था 2004 में। हालांकि नोबेल कमेटी ने फिर से एक दूसरा प्राइज़ वैसा ही बना के दे दिया। ठीक है, और कोई व्यक्ति नोबेल प्राइज़ को बेच नहीं सकता। ठीक है, नोबेल प्राइज़ जो मिलता है ना उस तमके को कोई बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, ये भी बैन लगा हुआ है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। दूसरे व्यक्ति थे, इनका नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, राइट। ये दिख रहे हैं आपको, इनको 1930 में मिला था नोबेल प्राइज़। तो डॉक्टर चंद्रशेखर थे, 1930 में इन्होंने फिजिक्स के लिए ये प्राइज़ लिया था, और ये पुरस्कार पाने वाले थे, और दूसरे भारतीय थे इसके बाद। उनके बाद डॉक्टर रमन ने जो थे क्या किया इसके बारे में यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसको रमन इफेक्ट बोलते हैं, इसलिए इनको फिजिक्स के सेक्टर में प्राइज़ मिला था। साथ ही साथ इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, भारत रत्न इनको दिया गया है। और इनका जो जन्म दिवस है वो 28 फरवरी है, और 28 फरवरी को ही हर साल नेशनल साइंस डे यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस के दिन पे ही। ठीक है, फिर इसके बाद बारी आती है डॉक्टर हरगोविंद खुराना की, जिन्होंने कि जेनेटिक्स को लेकर खोज किया, तो इनको मिला मेडिकल साइंस में, और इनको मिला था 1968 में। और ये इंडिया के मूल के तो थे, लेकिन इनकी नागरिकता जो थी वो अमेरिका की थी। ठीक है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना की, और 1968 में इनको मेडिकल के सेक्टर में मिला था। लेकिन अकेले नहीं मिला था, इनके साथ में 2 और लोग थे, मतलब 3 लोग को एक साथ में मिला था, जैसे रॉबर्ट होले थे, और साथ ही साथ मार्शल निर्बर्ग थे। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ में ही मिला था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना और इन दोनों को मिला के एक साथ में। अगला व्यक्ति देखते हैं। अगली है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भी शांति का नोबेल प्राइज़ मिला है इनको। मदर टेरेसा को आप देख सकते हैं, मदर टेरेसा है, और इनको मिला था 1979 में। कब मिला था? 1979 में इनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। और मदर टेरेसा जो थी ये अल्बानियाई मुल्क की, जो आज को आप देखते हैं टर्की वगैरह उधर साइड की थी ये, लेकिन ये इंडिया में काफ़ी पहले आ चुकी थी ये, अभी हम देख लेते हैं एक बार एक करने के बाद। और ये लगभग 45 साल तक भारत में रहा। इन्होंने बेसहारा, अनाथ और रोगियों के लिए काम किया, और इनकी एक संस्था है, उस संस्था का नाम है निर्मल हृदय। आज भी काम करता है वो संस्था, क्या नाम है? निर्मल हृदय। ठीक है, हृदय कुछ ऐसे लिखते हैं, निर्मल हृदय इस संस्था का नाम है। उन्होंने काफ़ी काम किया इस चीज़ में इंडिया में, और इनको भारत रत्न दिया गया 1980 में, और शांति के लिए इनको दिया गया। इनको भारत की नागरिकता शुरुआत में नहीं थी, 1950 में इनको नागरिकता भी प्राप्त हुई थी भारत की। तो भारत की नागरिकता इन्हें कब प्राप्त हुई? 1950 में भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। निर्मल हृदय की स्थापना की मैंने बता ही दिया। 5 सितंबर 1997 को इनकी मृत्यु हो गई भारत में, और 1910 में कोलकाता में आई थी, तब से कोलकाता में ये रह रही थी मदर टेरेसा। ठीक है, इनको भारत तो 1980 में मिला, देख ही लिया। ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस सरकार के द्वारा, और ये एशिया का नोबल कहा जाता है इसे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो ये भी उनको 1962 में मिल चुका था। इसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये भी एक भारतीय हैं, हालांकि पूर्ण रूप से तो भारतीय नहीं थे, कहीं ना कहीं नागरिकता इनको मिल गई थी। इनको फिजिक्स के लिए मिला था, राइट, और ये मिला था 1983 में। और चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, ये ब्लैक होल को लेकर थ्योरी इन्होंने दिया था, और इनको 1983 में मिला। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, ये भी इस समय इनको मिला हुआ था, इस तरीके से हुआ था ये। इस चंद्रशेखर को हालांकि अब भारत में पद्म भूषण का भी प्राइज़ मिल चुका था इनको। आगे देखते हैं अगला व्यक्ति। फिर आते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए मिला 1998 में, और 1999 में इनको भारत रत्न में दिया गया।
और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बनाया था ना, उसी शांति निकेतन में पढ़े हुए थे, पहले शांति निकेतन में पढ़े थे अमर्त्य सेन। और बिहार में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी पहले उसको खंडर बना दिया गया था, उसको दोबारा से शुरू किया गया है और उसका जो चांसलर है इन्हीं को बनाया गया है, अमर्त्य सेन को, अभी भी ये है। ठीक है, तो 1998 में इनको अर्थशास्त्र के लिए मिला, 1999 में इनको भारत रत्न मिला, और शांति निकेतन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी उसी में पढ़े थे पहले। फिर इसके बाद आते हैं वेंकट रमन कृष्णन। ठीक है, और इनको भी मिला 2009 में इनको, और इनको किसके लिए मिला, केमिस्ट्री के सेक्टर में मिला 2009 में। और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको मिला। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से इंडियन शायद ही कोई मिल रहा है, तो इसलिए इनको दिया गया था। और साथ ही साथ और भी लोग थे इनके साथ में, 2 लोग, इन दोनों के साथ में इनको दिया गया। ठीक है, राइबोसोम जो कि डीएनए को लेकर स्पेशली है, इस चीज़ को लेकर इन्होंने खोज किया था इसमें। फिर आते हैं कैलाश सत्यार्थी, जिनके बारे में हमने देखा ही था, 2014 में इनको मिला था शांति का, लेकिन अकेले नहीं मिला था, इनके साथ में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी, जो उस समय 17 साल की थी, अब तो खैर की 25-26 साल की हो गई होगी। तो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने 1980 में इस बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, 1980 के आसपास में, उस समय शुरू किया था इन्होंने, है ना। हज़ारों बच्चों को इन्होंने अधिकारों की रक्षा किया था, इसलिए इनको दिया गया। और साथ में मलाला यूसुफजई थी, ये तो हमने देख ही लिया, जो सबसे कम उम्र की है नोबेल प्राइज़ पाने वाली व्यक्ति। अगला देखते हैं, लास्ट नाम है अभिजीत बनर्जी का, जो कि इनको इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया 2019 में, इकोनॉमिक्स के लिए। और ये पाने वाले बनर्जी आने वाले नए भारतीय हैं। इनका नोबेल पुरस्कार जो है 2019 में दिया गया इनको। और साथ ही साथ बनर्जी नोबेल पुरस्कार जो है अकेले नहीं मिला, 2 और लोग थे इनके साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को भी साथ में दिया गया। और ये तीनों अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार की वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए बताया गया, कि दुनिया से गरीबी कैसे कम की जा सकती है, इसके बारे में थ्योरीज दिया, आइडिया दिया, इसलिए इन्हें किया गया। आगे देखते हैं, तो अब यहाँ एक साथ में आप देख सकते हैं पूरे इंडियंस का नाम, लेकिन इनको कब मिला, किस तरीके से मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में, वेंकट रमन को, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन कृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी, इन 9 के बारे में है। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। सो इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स था इस प्राइज़ के बारे में हमने सब कुछ जान लिया है। अगर आपको एग्जाम कोई सा भी देना हुआ तो इसको लेकर आपको इशू या फिर दिक्कत नहीं आने वाला, आप सब कुछ अच्छे तरीके से आप इसे पूरा कर लेंगे और निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।